तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों के कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो वो खट्टा हो जाता है। लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। जिस तरह से गर्मियों में दूध खुला छोड़ने पर ख़राब हो जाता है, इसी तरह से लोहे की चीज़ें यदि वायुमंडल में खुली छोड़ दी जाएं तो नमी और वायु की उपस्थिति में उनका जंग लग जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। फर्मेंटेशन प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से अंगूर का किण्वन हो जाता है। जैसे शराब बनाई जाती है, वो भी किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही तैयार की जाती है। भोजन पकाया जाता है, भोजन पक जाता है भाई, वो इसी तरीके से हो जाता है, पकाया जाता है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। इन सब परिस्थितियों में हमने क्या देखा, इनमें प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ की भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जो बाहर से दिखाई दे जाते हैं, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक कागज़ है, उससे हमने हवाई जहाज़ बनाई है तो कागज़ ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसकी अवस्था भी वही है, केवल शेप बदल गया है। लेकिन यदि उसी कागज़ को हम जला देते हैं तो उससे हमें राख प्राप्त होती है, तो उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो गया, एक नया पदार्थ उसमें प्राप्त हुआ। तो ऐसे परिवर्तनों को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जिसमें एक नए पदार्थ का नए गुणों के साथ निर्माण होता है। लेकिन भौतिक परिवर्तनों में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी को काट देते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं तो उससे लकड़ी छोटी हो गई है साइज में देखने पर, लेकिन उसके गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है और किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। हम मैग्नीशियम लेते हैं और मैग्नीशियम को जलाने का प्रयास करते हैं। जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो उससे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्रियाकलाप में देखिए, चित्र में दिखाया गया है चिमटा, मैग्नीशियम रिबन और बर्नर के नज़दीक इसको ले जाते हुए दिखाया गया है। जब जलाया जाता है तो इससे हमें ये तेज़ ज्वाला के साथ जलता है और इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख प्राप्त होती है, जो कि वाच ग्लास में साफ तौर पर देखी जा सकती है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा करना, तो चिमटे से पकड़ करके उसको जलाया गया तो एक तेज ज्वाला के साथ वो जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड अथवा MgO देता है। हमने शुरुआत में क्या लिया, मैग्नीशियम, जिसका सिंबल Mg होता है, और बाद में हमें क्या प्राप्त हुआ, MgO, जिसका सूत्र MgO होता है अथवा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम देखें तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी अंतर आ गया है। तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि गुणों में परिवर्तन हुआ यहाँ पर, इसलिए हम इसको रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में रखेंगे। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। एक और क्रियाकलाप करते हैं। एक परखनली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल डाल दीजिए। अब देखिए परीक्षण क्या नोट करते हैं आप। तो इसमें जो है परीक्षण हम नोट करते हैं कि दोनों के बीच एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया होकर के हम एक नया उत्पाद प्राप्त करते हैं।
हम यहाँ दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे किसी अभिक्रिया में। एक अभिकारक है, दूसरा उत्पाद है। अभिकारक वो होते हैं जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, या किसी अभिक्रिया का जो शुरुआत जो करते हैं वो अभिकारक होते हैं, और अभिक्रिया के बाईं तरफ रखे जाते हैं हमेशा। उत्पाद वो होते हैं जो जिनका निर्माण होता है और जो किसी अभिक्रिया के दाईं तरफ रखे जाते हैं। जैसे हमारा Mg था, Mg ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, 2Mg + O2 अभिक्रिया होने पर हमें 2MgO प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया हुई, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम अभिकारक कह सकते हैं, और MgO 2MgO में प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये उत्पाद है। दोस्तों क्रियाकलाप 1.3 करते हैं। एक शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। देखिए इसमें जिंक के छोटे छोटे दानेदार टुकड़े दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें तन्नो सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दीजिए। जब जिंक अथवा जस्ता भी जिंक को कहा जाता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको अम्ल राज कहा जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। जब दोनों के बीच अभिक्रिया होती है तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। साफ तौर पर देखा जा सकता है, ये जो शंक्वाकार फ्लास्क है इसके ऊपरी हिस्से पर H2 गैस निकल रही है। H2 गैस कॉर्क और फिर कांच की नली लगी हुई इसके माध्यम से बाहर निकल जाती है। शंक्वाकार फ्लास्क शंकु के आकार का फ्लास्क होता है, और इसमें जब इनको मिलाया गया तो हमने देखा कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होता है वो हम पढ़ेंगे। अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था बदल जाती है। रंग में परिवर्तन होता है, रंग बदल जाता है। गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, गैस भी निकलती है, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस निकली है। तापमान में परिवर्तन हो जाता है। कई अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें तापमान में परिवर्तन हो जाता है। जब उन ज़्यादातर अम्लों के बीच होने वाली अभिक्रियाओं में तापमान में परिवर्तन हो जाता है, जैसे बर्तन भी गर्म हो जाता है अभिक्रिया होते होते। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं और उनका प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया देखिए कि शब्द समीकरण दी गई है। शब्द समीकरण जिसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपको बताया ही था ऊपर, अभिकारक दोनों कहलाएंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद कहलाएगा। तो ये रासायनिक समीकरण है जिसमें एक तीर का निशान भी है जो ये दिखाता है कि अभिक्रिया आगे की तरफ गई है। अभिक्रिया आगे भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती है। कई अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो वापस हो सकती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहा जाता है, और कई अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो केवल आगे की दिशा में हो सकती है। हमें प्लस का चिन्ह लगाते हैं अभिकारकों के बीच में योग करने के लिए। दो या दो से अधिक अभिकारक यदि हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो हम प्लस का चिन्ह उनके बीच में लगा देते हैं। इसी तरह से उत्पाद के बीच में भी राइट हैंड साइड में प्लस का चिन्ह लगाया जा सकता है। तो रासायनिक समीकरण को किस तरह से लिखा जाता है, इसके लिए हमें फॉर्मूले और संकेत याद होने चाहिए, तत्व याद होने चाहिए। आवर्त सारणी के लगभग कम से कम 30 तत्व ज़रूर याद होने चाहिए। अगर 30 नहीं हो सकते तो 20 तो ज़रूर होने चाहिए। उनके अनुक्रमांक याद होने चाहिए, परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। तो जैसे संकेत है Mg है, Mg मैग्नीशियम का संकेत होता है, 12 नंबर पर आता है। ये ऑक्सीजन 8 नंबर पर आती है, इसके लिए संकेत O प्रयोग करते हैं। ये संकेत हैं जो किसी अभिक्रिया को छोटे रूप में दर्शाने के लिए अथवा संक्षिप्त रूप में दर्शाने की एक विधि होती है। जिस तरह से एक सिंबल होता है, ये जिस तरह से हमारा नाम होता है, हम अपने नाम से पहचाने जाते हैं, उसी तरह से ये सिंबल हैं, संकेत हैं जिनसे किसी तत्व की पहचान की जाती है।
Mg मैग्नीशियम का सिंबल है। मैग्नीशियम ऑक्साइड सूत्र होता है मैग्नीशियम MgO। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आवश्यक है। हमने किसी रासायनिक जैसे एक रासायनिक समीकरण देखी थी Mg और MgO वाली, Mg प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ था। उसमें हमने देखा कि Mg के आगे 2 लगा दिया गया है और O के नीचे 2 लगा दिया गया है। तो ये 2 3 कुछ अंक जोड़ दिए जाते हैं किसी भी क्रिया को संतुलित करने के लिए, और ये बहुत ही आवश्यक है। आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो इसको याद करें, जिसका अध्ययन आपने 9वीं क्लास में किया था। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसका निर्माण किया जा सकता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या बताता है ये बताता है कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है, वो नष्ट नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा उसमें एरर आ सकता है, जैसे किसी अभिक्रिया के दौरान हम लेते हैं, जैसे गेहूं से आटा बनाया जाता है, गेहूं की पिसाई की जाती है। आटा गेहूं शुरुआत में मान लीजिए 20 किलो था, तो आटा भी हमें 20 किलो ही प्राप्त होगा, लेकिन उसका थोड़ा सा वेट घट जाएगा, एरर आ जाएगा, वो इधर उधर उड़ जाएगा या फिर किसी वजह से 19.995 ऐसे हो जाएगा थोड़ा, लेकिन द्रव्यमान फिर भी संरक्षित रहेगा। हम कहेंगे कि वो लगभग 20 kg है। तो इसी तरह अभिक्रियाओं में जिस तरह से तत्व लिए जाते हैं, जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल इस अभिक्रिया में हमने लिए, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन इस अभिक्रिया में हमें प्राप्त होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में जितना वेट जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का जितना द्रव्यमान था, उतना ही द्रव्यमान हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का प्राप्त होता है, दोनों का मिला के। यानी उत्पाद और अभिकारक दोनों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए और इनके परमाणुओं की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। किसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हम संकेत विधि का प्रयोग करते हैं। तो किसी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए एक टेबल दी गई, देखिए टेबल में दिखाया गया है तत्व, जैसे जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ऊपर जो अभिक्रिया ली थी उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में तत्वों की संख्या काउंट कर हम उसको संतुलित कर सकते हैं। जैसे नीचे अभिक्रिया दी गई है 1.4, इसको देखिए, इसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, ये लोहे को जंग लगने की वाली अभिक्रिया है। लोहे को Fe कहा जाता है अथवा फेरस का सिंबल होता है Fe, और इसको आयरन भी बोल दिया जाता है, लोहा भी बोल दिया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2 हमें प्राप्त होता है। तब दूसरे चरण में आते हैं। असंतुलित समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाइए। देखिए यहाँ पर समीकरण में हमने कहीं भी आगे और पीछे 2 और 3 संख्या नहीं लगाई है। हाँ, ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं, जैसे H2O 2 इसके नीचे लगा हुआ है, ये फॉर्मूले के साथ होता है, फॉर्मूले में होता है। H2 लगा हुआ है, ये भी फॉर्मूला ही है, एक अणु का फॉर्मूला है हाइड्रोजन गैस का। परमाणुओं में ऐसा नहीं होता, परमाणुओं के आगे हमेशा संख्या लगाई जाती है, और इसी तरह से सूत्र के आगे भी हम संख्या लगा सकते हैं। इस समीकरण में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फेरस की संख्या 1 है, लोहे की संख्या 1 है, जबकि राइट हैंड साइड में 3 है। तो ये दर्शाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण असंतुलित है। इनकी दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए, दोनों तरफ आयरन की संख्या बराबर नहीं होने के कारण इसको हम संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2 है दोनों साइड में, देखिए टेबल में, ये सही है। जबकि ऑक्सीजन की संख्या 1 और 4 है, लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में 4 है, तो इसको भी हमें संतुलित करना होगा।
सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित कीजिए। जिसमें सबसे ज़्यादा परमाणु है उस यौगिक को चुनिए और उसको गुणा कीजिए संख्याओं से। ज़्यादातर हमें संख्या जो प्रयोग करते हैं गुणा करने के लिए 2 और 3 का प्रयोग किया जाता है, या 5 का भी प्रयोग कर लिया जाता है, 4 का भी कर लेते हैं। छोटी से छोटी संख्या प्रयोग करनी होती है। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित कीजिए, चाहे वो अभिकारक हो या फिर उत्पाद हो, किसी भी तरफ में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्वों को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1 परमाणु। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह से देखिए उत्पाद में ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन वाला हमने सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की संख्या है तो ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट साइड में, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 उस तरफ था तो 4 इस तरफ हो गए। अब कई बार क्या ऐसा करने से क्या होता है कि अन्य परमाणुओं की संख्या बदल जाती है। जैसे यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई करने पर देखिए इसमें क्या परिवर्तन आता है। इसमें ऑक्सीजन की संख्या तो संतुलित हो गई, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या असंतुलित हो गई। देखिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करने पर चरण 3 में आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है 1.6, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया H2O को। चरण 4 में आ जाइए। चरण 4 में Fe और H लोहा और हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित इस समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। तो अब क्या किया, हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, ये संतुलित हो गया था। तो राइट साइड में फिर अब हम 4 से गुणा करेंगे। तो 4 से गुणा करेंगे राइट साइड में। 4 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है हमें, 1.7 समीकरण। देखिए 1.7 समीकरण में हमने राइट साइड में जो हाइड्रोजन थी H2 थी उसके आगे 4 लगा दिया है। चरण 5 में आ जाइए। ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब असंतुलित है। अब देखिए इसमें 4H2O करने पर ये तो संतुलित हो गया, 4H2 भी संतुलित हो गया। असंतुलित कौन रहता है, अब रहता है लोहा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो संतुलित हो गए 2 तत्व, तीसरा तत्व हमारा लोहा। तो इसको संतुलित करने के लिए हम लेफ्ट साइड में अथवा अभिकारक में 3 से गुणा करेंगे और 3 से गुणा करने पर यह अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित हो जाएगी। अब इसमें देख सकते हैं आप 3Fe + 4H2O और रिएक्शन होने पर हमें प्राप्त होता है Fe3O4 + 4H2O। 1.8 समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित है। और 1.9 समीकरण में आ जाइए। चरण 6 में अंत में समीकरण संतुलित है। हम जांच कर सकते हैं कि इस परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या है। तो समीकरण 1.9 देखिए, इसमें परमाणुओं की संख्या बराबर है। इसमें समीकरण को संतुलित करने के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है और विधि का नाम है हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल का मतलब होता है ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करते रहिए। अगर आपने 4 से गुणा की थी H2O को, अगर इससे संतुलित नहीं होता है तो इसको हटा दीजिए। 3 से गुणा करके देखिए, 5 से गुणा करके देखिए। जिस भी संख्या से ये संतुलित हो जाए उस संख्या को आप इसमें रख सकते हैं। तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड है। चरण 7 में आ जाइए। चरण 7 हमारा है भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। अब भौतिक अवस्थाओं के संकेत क्या होते हैं भाई, जैसे कुछ अवस्थाएं होती हैं तत्वों की, गैस, द्रव और ठोस। आपने पढ़ी होंगी पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। जैसे जल होता है, जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। पृथ्वी पर जल एक ऐसा तत्व है अथवा यौगिक है
जिसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस जैसे बर्फ़ होती है, द्रव जैसे जल होता है, और गैस जैसे जलवाष्प होता है। इनके लिए कुछ संकेत प्रयोग किए जाते हैं। ठोस द्रव गैस को इंग्लिश में कहा जाता है, ठोस को सॉलिड कहा जाता है, और द्रव को लिक्विड कहा जाता है, और गैस को गैसी कहा जाता है। तो इनके पहले पहले अक्षर उठा लीजिए, जैसे सॉलिड का S, लिक्विड का L और गैस का G। हम ये संकेत प्रयोग करेंगे, जैसे अभिकारक में हमने यूज़ किया था Fe। तो Fe यूज़ किया था, वो किस अवस्था में प्रयोग किया था हमने? Fe प्रयोग किया था हमने सॉलिड अवस्था में अथवा ठोस अवस्था में था लोहा। तो उसके साइड देखिए, साइड में S ब्रैकेट्स में लगाया गया है। उसी तरह H2O हमने किस अवस्था में प्रयोग किया था? गैसीय अवस्था में प्रयोग किया था। देखिए, लोहा हमने बाहर छोड़ दिया वायु की उपस्थिति में, और गैसीय अवस्था में मौजूद जलकण है, वायु के अंदर मौजूद है जलकण, तो गैसीय अवस्था में जलवाष्प के रूप में, तो यानी वो गैस अवस्था में है, अन्य अवस्था में नहीं है। तो वो इससे अभिक्रिया करेगा और लोहे के ऊपर जम जाएगा। आपने देखा होगा कई बार, जैसे आयरन की चीज़ें हम बाहर छोड़ देते हैं, लोहे की चीज़ें गेट पड़े रहते हैं, उनके ऊपर छोटी छोटी बूंदें नज़र आई होंगी सुबह, आपने देखा होगा। तो वो कहाँ से आई? वो वायुमंडल से आई है, वो संघनित हो गई है। यानी संघनित का मतलब होता है इकट्ठी हो गई है, उसके आप ऊपर आकर के इकट्ठी हो गई हैं और उससे क्रिया करने लग गई हैं। तो अभिक्रिया होने पर हमें मिलता है Fe3O4। Fe3O4 जो है आयरन ऑक्साइड का सूत्र है। आयरन ऑक्साइड एक लाल भूरे कलर का पदार्थ होता है, जो लोहे के ऊपर एक परत के रूप में दिखाई देता है, और प्लस ये हमें प्राप्त होता है सॉलिड रूप में। अब उसको देखिए, आप हाथ ये टच करके देखिए, वो ठोस होता है, और प्लस H2O प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस। ये हमें दिखाई नहीं देती, ये वायुमंडल में उड़ जाती है, ये गैस ये अवस्था में प्राप्त होती है। तो ये G है, तो G इसके ब्रैकेट्स में लगाया गया है। अब 1.10 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारी जो अभिक्रियाओं को संतुलित करने की प्रक्रियाएँ थी चरण 7 पर समाप्त हो जाती हैं। तो अब हमें देखिए, नीचे एक अभिक्रिया दी गई है। इसमें कभी कभी अभिक्रियाओं की परिस्थितियाँ, जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शा दिया जाता है। एक छोटी सी चीज़ है नोट करने वाली, और ये है अभिक्रिया के बीच में जो तीर का निशान होता है, उस तीर के निशान के ऊपर या नीचे कुछ लिख दिया जाता है। वो क्या होता है? वो होता है उत्प्रेरक अथवा कैटालिस्ट, जो किसी अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको पूर्ण कराने में सहायता करता है। जैसे 340 ATM लिखा हुआ है, ये ATM क्या होता है और 340 क्यों लिया है? ये दाब है 340, एटमॉस्फेरिक दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही ये अभिक्रिया पूर्ण होगी, इसके बगैर ये नहीं होगी। यदि हम अन्य दाब पर इसको पूर्ण कराने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो सकती। उसके बाद नीचे एक अभिक्रिया, मशहूर अभिक्रिया है, जिसको प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है क्लोरोफिल। इसमें एक और चीज़ दिखाई गई है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। यदि ये न हो तो अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि इस कैटालिस्ट और अभिकारक की, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही किसी अभिक्रिया को पूर्ण कराया जा सकता है। लेकिन सब अभिक्रियाओं में कैटालिस्ट भूमिका नहीं निभाता, सबके अंदर इसका रोल नहीं होता, और आपने देखा होगा कि सभी अभिक्रियाओं के ऊपर ये कैटालिस्ट ऊपर या नीचे नहीं होता। अब कुछ प्रश्न हैं ऊपर वाले टॉपिक से संबंधित। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है? हमें पता ही है, मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको रेगमार से साफ़ किया जाता है। उस रेगमार, उसके ऊपर जमी हुई धूल, मिट्टी, ऑक्साइड और नाइट्रेट और अम्ल, अक्षारक, जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब को साफ़ कर देता है।
जिसकी वजह से ऊपर की परत उतर जाती है और रिबन मैग्नीशियम रिबन पूर्ण रूप से साफ़ हो जाता है और इसको आसानी से जलाया जा सकता है, ताकि ये पूर्ण रूप से आसानी से अग्नि में जल सके, इसलिए इसको साफ़ किया जाता है। क्योंकि वायु में खुला छोड़ने पर जैसे आयरन को, लोहे को जंग लग जाता है, इसी तरह मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम फिट्टे के ऊपर भी कुछ जम जाता है, जैसे अम्ल और अक्षारक ज़्यादातर इसे अभिक्रिया करते हैं और इसकी परत को धूमिल बना देते हैं, इसलिए इसको जलाने से पहले साफ किया जाता है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन के लिए H2 सिंबल लिख सकते हैं, क्लोरीन के लिए Cl2 सिंबल लिख सकते हैं, H2 + Cl2, और अभिक्रिया होने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 2HCl। 2HCl हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड, जो HCl है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट दिया गया है और बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। हमें पता है BaCl2 बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है, BaCl2 + Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है। Al2 Al एल्यूमिनियम के लिए और SO4 सल्फेट के लिए। जब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है तो बेरियम सल्फेट अथवा BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट दो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। तो ये सोडियम और जल के बीच अभिक्रिया कराएंगे। इनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन हमें प्राप्त होती है। सोडियम के लिए Na प्रयोग कर सकते हैं और जल के लिए हम प्रयोग करेंगे H2O, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2 गैस निकलेगी। अब देखिए इसमें सोडियम जो है एक ही है और एक ही प्रयोग करेंगे Na, जबकि H2O के आगे दो लगाएंगे, दो अणु प्रयोग करेंगे जल के 2H2O, और सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा हमें प्राप्त होगा NaOH प्लस 2H2 गैस प्राप्त होगी। 2H2 यानी हाइड्रोजन गैस के दो अणु हैं। अणु का सूत्र होता है हाइड्रोजन का H2। परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है? परमाणु हमेशा संकेत के रूप में प्रयोग किया जाएगा, जैसे हाइड्रोजन के लिए H होता है, पहला अक्षर प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। अंग्रेजी का जो पहला अक्षर होता है किसी भी तत्व का, हाइड्रोजन है, लिथियम है, लिथियम का पहला अक्षर, पहला और दूसरा अक्षर, कई बार दो अक्षर भी ले लिए जाते हैं तत्वों के, Li है जैसे लिथियम, और जैसे बोरोन है, बोरोन का B ले लिया। ये तत्व ये परमाणु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जबकि अणु दो या दो से अधिक परमाणु का मेल होता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए हमें अणु का प्रयोग करेंगे तो H2 लिखेंगे उसके लिए। इसी तरह से जैसे हम फास्फोरस के लिए प्रयोग करेंगे तो P4 लिखेंगे। ये डिफर करता है, यानी अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग अणु जो संख्या होती है वो अलग होती है, परमाणु की संख्या उसमें अलग अलग होती है। जिस तरह से क्लोरीन के लिए लिखेंगे तो Cl2 लिखा जाएगा, इसमें दो ही परमाणु हैं। और जैसे सल्फर के लिए लिखते हैं तो इसमें 8 आएंगे, S8 होता है इसका अणु का सूत्र। तो ये याद करने पड़ेंगे आपको। आगे प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अवस्था भी इसमें लिखनी पड़ेगी, भौतिक अवस्था जो हमने S, G और L ब्रैकेट्स में लगाए थे पीछे। जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। बेरियम क्लोराइड का सूत्र हमने ऊपर पढ़ा था, BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है। इन दोनों के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है, NaCl। सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, यानी हमें बाद में मिलता है 2NaCl, और अघुलनशील BaSO4 मिलता है। इसमें कुछ नहीं करना। तो ये जो आसान सी अभिक्रिया है, इसमें शुरुआत में लिखेंगे बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Na2SO4। अभिक्रिया होने पर प्राप्त होता है हमें 2NaCl प्लस BaSO4। BaSO4 अवक्षेप है,
जो तलछट के रूप में प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और जल बनाते हैं। देखिए इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेते हैं, जलीय विलयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक होता है सोडियम ऑक्साइड और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जल में विलयन है ये, इसी वजह से इसको हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। हाइड्रो शब्द जोड़ दिया गया इसके साथ जल की वजह से। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सिंपल सी अभिक्रिया है NaOH प्लस HCl, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। अम्ल और अक्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया है ये। दोनों के बीच अभिक्रिया होने पर हमें मिलता है Na जो है वो Cl के साथ जुड़ जाता है, NaCl मिलता है प्लस H2O मिलता है। तो ये सिंपल सी अभिक्रिया थी। आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? सबसे पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। देखिए चित्र में क्रियाकलाप 1.4 देखिए, बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना लीजिए, धीरे धीरे मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए, इसके क्या ताप में अथवा तापमान में कोई परिवर्तन हुआ? जब जल में चूना मिलाते हैं तो वो गर्म हो जाता है, जल भी गर्म हो जाता है और बीकर भी गर्म हो जाता है। छूकर देखते हैं तो वो गर्म मिलता है। अब देखिए इसमें बीकर में दिखाया गया जल और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों चीज़ें मिला करके दिखाई गई हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। बुझे हुए चूने का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। नीचे अभिक्रिया दिखाई गई है, अभिक्रिया में देखिए अभिक्रिया CaO सॉलिड है, S लिखा हुआ है इसके ब्रैकेट्स में। कैल्शियम ऑक्साइड इसको कहा जा सकता है, या बिना बुझा हुआ चूना भी इसको कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो चूना होता है और इसको जब जल में डाल दिया जाता है तो जल में डालने पर ये बुझ जाता है, यानी जल जो गर्म हो जाता है उसमें हीट उत्पन्न होती है, ऊष्मा निकलती है, जिसकी वजह से इसको बुझा हुआ चूना कहा गया है। CaOH2। एक्वस, देखिए एक नए शब्द का प्रयोग किया है एक्वस, AQ। एक्वस का मतलब होता है जहाँ भी कहीं OH शब्द जुड़ा हो, OH जुड़ा हो पीछे किसी यौगिक में, OH2 OH वैसे जोड़ दिया गया है अक्षारकों को छोड़ करके, वहाँ हम हाइड्रोक्साइड शब्द जोड़ देते हैं, या हाइड्रो शब्द जुड़ा हुआ है उसके साथ जल है, जल के कण हैं, उसके साथ AQ लगा दिया जाता है। एक्वस का मतलब होता है जलीय अवस्था में। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। अब अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक कारक मिलते हैं और मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ऊपर देखिए CaO और H2O दोनों मिलकर के CaOH2 का निर्माण करते हैं, यानी दोनों ने मिलकर के क्या निर्माण किया है? एकल उत्पाद। प्लस में ऊष्मा है लेकिन ये एक उत्पाद के तौर पर नहीं मानी जाएगी, वो केवल एकल उत्पाद है, सिंगल मिलेगा। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सफ़ेदी करने के बाद जो दीवारें होती हैं वो धुंधली हो जाती हैं और उसमें चमक आने में कुछ समय लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखते हैं ऐसा क्यों होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी अभिक्रिया करता है। जब इसके साथ पेंट कर दिया जाता है या दीवारों पर इसका पेंट करते हैं तो करने के बाद धुंधला हो जाता है और सफ़ेदी आने में या चमक आने में समय लगता है। तो वो इस चमक आने में समय इसलिए लगता है क्योंकि इसकी जो अभिक्रिया वायु के साथ वो काफ़ी धीमी है और अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफ़ेदी करने के 2 या 3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक चमकीला पदार्थ है और उसका निर्माण 2 या 3 दिन के बाद होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। 2 या 3 दिन के बाद चमक आती है,
रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 होता है। CaCO3 देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है इसको। और कैल्शियम कार्बोनेट में आपने देखा होगा संगमरमर के ऊपर चमक होती है, पत्थर लाते हैं लगाने के लिए घरों में। ताजमहल में जो लगा हुआ पत्थर है संगमरमर का, उसमें चमक होती है। तो वो उसी पत्थर की तरह से इसमें चमक आ जाती है। चूने से पेंट करने के बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है 2 या 3 दिन के बाद, उसमें चमक इसी की वजह से आती है। यानी ये चूने के पत्थर के सिमिलर हो जाता है, उसके समान चमक दिखाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कुछ समय के बाद ये अभिक्रिया दिखाएगा 2 या 3 दिन में। CaOH प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CaCO3 चूने का पत्थर और प्लस H2O, ये हमें उत्पाद प्राप्त होता है। इसको हम संयोजन अभिक्रिया नहीं कह सकते। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे कोयले का दहन C+O2 CO2। कार्बन जो है वो कोयले के लिए प्रयोग किया जाता है। कोयला कार्बन का एक रूप होता है। C इसके लिए सिंबल प्रयोग करते हैं। कोक के लिए भी C प्रयोग करते हैं, कार्बन के लिए भी C प्रयोग करते हैं। C+O2 CO2 देखिए 2 अभिकारक हैं और एकल उत्पाद इसमें बनता है। इसी तरह से H2+O2 जल का निर्माण अभिक्रिया 1.16 2H2+O2 2H2O मिलता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है, इसी वजह से इन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभिक्रिया है प्राकृतिक गैस का दहन, मीथेन का दहन कह सकते हैं इसको। CH4 + 2H2O अभिक्रिया होने पर CO2 + 2H2O प्लस ऊर्जा मिलती है। क्या आप जानते हैं श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ये देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जाता है। ये एक्सरसाइज में भी दिया गया है ये क्वेश्चन। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। तो इसमें आपने देखा कि जब हम भोजन खाते हैं तो उसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। अंदर जा कर के पेट के अंदर अमल होता है, वो इसे क्रिया करता है। कुछ बाइल जूस होते हैं, यानी कुछ और जूस या फिर अन्य एंजाइम कैटलिस्ट इसके ऊपर कार्य करते हैं और इसको एक रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ऊर्जा की वजह से इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे ये दिखाई गई एक अभिक्रिया दिखाई गई नीचे ग्लूकोज के टूटने की। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 C6H12O6। जब इन दोनों के ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करता है तो 6CO2 + 6H2O प्लस ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। साग सब्जियां होती हैं, वनस्पति दर होते हैं, गली सड़ी सब्जियां और पत्तेदार पत्ते, रसोई का बचा हुआ सब्जियों का कचरा, उससे कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है। जब कंपोस्ट खाद बनती है उस समय भी ऊष्मा निकलती है। एक गड्ढे में इन सबको डाल दिया जाता है। कुछ समय के पश्चात उसमें अभिक्रिया होती है और विघटन होकर के उनका खाद में परिवर्तन हो जाता है। इसे हम कह सकते हैं कि ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी साग सब्जी और वनस्पतियों का विघटन भी, या कह सकते हैं कि कंपोस्ट खाद का बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे हमारी वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अपघटन अभिक्रिया के लिए क्रियाकलाप देखिए 1.5। एक शुष्क अथवा सूखी कौथन नली लेते हैं। कौथन नली होती है जिसमें उबालने का काम किया जाता है। 2 ग्राम फेरस सल्फेट इसमें के क्रिस्टल इसमें डाले जाते हैं। फेरस सल्फेट FeSO4 के कुछ क्रिस्टल लीजिए, उनके रंग में परिवर्तन हो जाता है गर्म करने पर। देखिए
कौथन नली को बर्नर और स्पिरिट लैम्प की ज्वाला पर गर्म करते हैं। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल का रंग देखिए। आपने क्या ध्यान दिया कि क्रिस्टल फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हो गया है, और इसकी जो गंध है अथवा स्मेल है वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी परिवर्तन हुआ है। 2FeSO4 ऊष्मा देने पर ये जो हमें Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें एकल अभिकारक एक छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। इसे ही वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। अपघटन अथवा वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एकल उत्पाद दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। ये संयोजन अभिक्रिया की बिल्कुल उल्टी है। जो उसमें एकल उत्पाद का निर्माण होता था, लेकिन यहाँ दो से दो अधिक उत्पादों का निर्माण होता है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं CaCO3 का। CaCO3 होता है चूने का पत्थर, इसको गर्म किया जाता है। अब आप कह सकते हैं कि चूने के पत्थर को कैसे गर्म कर सकते हैं। भाई चूने के पत्थर को गर्म किया जा सकता है ज़्यादा तापमान पर, जैसे रेत को भी गर्म किया जा सकता है काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पर। तो हर चीज़ को गर्म कर सकते हैं, ये है सॉलिड अवस्था में, और इसको गर्म करने पर हमें कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलती है। तो इसमें गर्म करने पर हमें दो उत्पादों को प्राप्त किया, और जबकि एकल अभिकारक का यूज किया, तो हम कह सकते हैं कि ये वियोजन अभिक्रिया है। एक और अभिक्रिया दी गई है नीचे, इसमें देखिए 2PbNO3 ट्वाइस, ये अभिक्रिया लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को यदि हम गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस 4H2O प्लस O2, इसमें भी देखिए, इसमें भी हमें क्या प्राप्त हुआ है, इसमें 3 उत्पाद प्राप्त हुए, और जबकि अभिकारक कितने थे, एकल था, एक ही अभिकारक था, तो 1 से 3 बन गए। तो इसको हम वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। एक क्रियाकलाप करते हैं 1.7। इस क्रियाकलाप में देखिए एक मग दिखाई देगा, और मग में 2 परखनलियाँ उल्टी करके रखी गई हैं, और मग में पानी भर दिया गया है, और 2 परखनलियाँ उल्टी करके रखी गई है। काले काले जो ये दिखाई दे रहे हैं ग्रेफाइट रोड है ये, इनके ऊपर इलेक्ट्रोड कहा जाता है इनको। इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर इनको उल्टा करके रख दिया गया है, और इनको एक बैटरी अथवा कनेक्टर से विद्युत से जोड़ दिया गया है। और जब इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है तो बुलबुले बनने स्टार्ट हो जाते हैं दोनों परखनलियों में। और दोनों परखनलियों के ऊपरी हिस्से में देखिए, एक में ज़्यादा खाली जगह दिखाई देती है, एक में कम खाली जगह दिखाई देती है। जिसमें ज़्यादा खाली जगह है उसमें हाइड्रोजन गैस है, और जिसमें कम खाली जगह है उसमें ऑक्सीजन गैस है। अब हमें पता ही है कि H2O में H2O जो फार्मूला होता है, जल का फार्मूला होता है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। रेशो क्या है, 2:1 की, यानी हाइड्रोजन डबल है। और परखनली के ऊपरी हिस्से में आप देख सकते हैं कि इस हाइड्रोजन के केस में डबल स्थान है, यानी खाली जगह ज़्यादा है। खाली जगह का मतलब है इसमें हाइड्रोजन गैस ज़्यादा है, और ऑक्सीजन के केस में कम है। तो 2:1 की रेशो से ये फिल होगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन डबल दिखाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो कम दिखाएगा। तो ऑक्सीजन इसमें आप देख सकते हैं प्राप्त होती है हमें कम संख्या में। क्रियाकलाप एक और करते हैं, नीचे देखिए क्रियाकलाप 1.8। साइनाइड, इसमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, इसके रंग में परिवर्तन हो जाता है जब इसको खिड़की के पास सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और इसमें सिल्वर का निर्माण होता है और क्लोरीन गैस निकल जाती है। देखिए 2AgCl, सूर्य का प्रकाश, हमें क्या प्राप्त हुआ, सिल्वर और क्लोरीन। सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर और क्लोरीन उत्पन्न करता है। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है। सिल्वरी कलर, चमकीला सफ़ेद कलर, जो कि सिल्वर क्लोराइड का था, और बाद में मिट्टी के कलर का हो जाता है, मटमैले कलर का हो जाता है, दूसरा रंग होता है मिट्टी जैसा कलर, ग्रे कलर।
प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन हो गया। ये भी वियोजन अभिक्रिया है। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा लेनी पड़ती है। इसी वजह से इनको ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहा जाता है। एक और अभिक्रिया, इम्पोर्टेंट अभिक्रिया, काफ़ी बार पूछ ली जाती है, ये है 2AgBr। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag + Br2 प्राप्त होता है। सिल्वर और ब्रोमाइड प्राप्त हुआ। काफ़ी अच्छी अभिक्रिया है, हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई। श्वेत श्याम फोटोग्राफी जो की जाती है, जो फोटोग्राफर प्रयोग करते हैं इस अभिक्रिया का, उसमें क्या है कि विलयन होता है सिल्वर ब्रोमाइड, और वो फ़ोटो के लिए प्रयोग करते हैं। फ़ोटो जब होते हैं उनको बनाया जाता है तो वो उनको उनके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड का घोल प्रयोग किया जाता है। तो 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का घोल है, और सूर्य के प्रकाश से संपर्क में आने पर ये 2Ag और ब्रोमीन में अलग अलग हो जाता है। Br ब्रोमीन होती है, Ag सिल्वर होती है, सिल्वर का संकेत। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक टूट जाते हैं, और उसके लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज में भी है ये क्वेश्चन। ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत की आवश्यकता को दिखाते हुए 3 अभिक्रियाएँ लिखिए या दिखाइए, बताइए। एक क्रियाकलाप करते हैं। एक परखनली में 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से मिलाइए। अपनी हथेली से परखनली के निचले सिरे को छुइए। आप क्या करते हैं? गर्म महसूस करते हैं। गर्म महसूस इसलिए करते हैं वही क्योंकि ये ऊष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया है। नीचे आइए प्रश्नों पर। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग किया जाता है सफ़ेदी के लिए। पदार्थ का नाम बताइए, हमें पता ही है, चूना उसका नाम, और उसका सूत्र है CaO, और रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। उसका सूत्र भी लिखिए, सूत्र CaO होता है। X की जल के साथ अभिक्रिया करिए। इसकी जल के साथ अभिक्रिया करते CaO + H2O, अभिक्रिया होने पर CaOH ट्वाइस मिलता है, CaOH ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त होता है। क्रियाकलाप किया था हमने ऊपर 1.7 परखनली वाला, उसमें एकत्रित गैस की मात्रा दुगनी, दूसरी से दोगुनी क्यों थी? उस गैस का नाम बताइए। ऊपर 1.7 याद कीजिए, परखनली वाला मग के अंदर जल को भर दिया था और 2 परखनली को उल्टा करके रख दिया था। अच्छा, वो गैस हमारी जो है वो हाइड्रोजन है, जो दोगुनी प्राप्त होती है। और क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि इसके डबल परमाणु होते हैं, डबल संख्या में होती है ये जल के अंदर, या परमाणुओं की संख्या इसकी दोगुनी होती है, इस कारण से हमें ये दोगुनी प्राप्त होती है। आगे क्रियाकलाप 1.9 संबंधित है विस्थापन अभिक्रिया से। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया, ये क्रियाकलाप देखिएगा, पढ़िएगा। इसमें देखिए लोहे से संबंधित अभिक्रिया दी गई है। लोहे को कॉपर सल्फेट विलयन में डाल दिया जाता है। ये अभिक्रिया खासकर इसकी जो पहचान होती है वो एक तत्व इसमें प्रयोग किया जाता है, एक विलयन प्रयोग किया जाता है। देखिए संयोजन में की पहचान क्या है? संयोजन की पहचान है हमेशा ही राइट साइड में एक उत्पाद मिलेगा, और वियोजन की पहचान है हमेशा ही लेफ्ट साइड में एक अभिकारक मिलेगा और राइट साइड में 2 या 2 से अधिक उत्पाद मिल सकते हैं। और विस्थापन की पहचान है कि दोनों तरफ ही 2-2 मिलेंगे, दोनों तरफ 2-2 मिलेंगे, उनमें से एक तत्व होगा और दूसरा विलयन होगा। जैसे Fe + CuSO4 अभिक्रिया होने पर FeSO4 + Cu। देखिए इसमें Fe और CuSO4 2 हैं और दूसरी तरफ भी 2 ही प्राप्त हुए हैं, यानी एक तत्व है इनमें और एक विलयन है। Fe यहाँ पर तत्व है लेफ्ट साइड में, जबकि राइट साइड में Cu तत्व है। इस अभिक्रिया में लोहे अथवा आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को विस्थापित कर दिया है, और विस्थापन, इसी वजह से इसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। विस्थापन के लिए कुछ नियम होते हैं,
ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व ही कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर सकता है, अन्यथा अभिक्रिया नहीं होती। अन्यथा का मतलब है यदि कम अभिक्रियाशील तत्व विलयन में डाल दिया जाए तो अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी। यदि हमें ऊपर वाली अभिक्रिया को देखें Fe+CuSO4, इसमें Fe कॉपर से Cu कॉपर होता है, Cu से अभिक्रिया करके इसको विस्थापित कर देता है और +Cu अलग मिलता है हमें और विलयन का रंग भी बदल जाता है। अब देखिए इसमें यदि हम इसको उल्टा कर दें, Fe के स्थान पर Cu कर दें, Cu के स्थान पर Fe कर दें, तो अभिक्रिया क्या होगी? Cu+FeSO4। तो आगे अभिक्रिया पूर्ण होगी कि नहीं? बिल्कुल नहीं होगी। अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी क्योंकि कॉपर जो है वो फेरस अथवा लोहे से कम क्रियाशील है और कम अभिक्रियाशील होने की वजह से ये इसको विस्थापित नहीं कर सकता। इसी तरह से जिंक और कॉपर के बीच में, कॉपर सल्फेट के बीच में अभिक्रिया कराएगी, अभिक्रिया नंबर 1.25 में देखिए जिंक Zn+CuSO4, ZnSO4+Cu, ZnSO4+Cu हमें प्राप्त हुआ, Pb+CuCl2, PbCl2 हमें प्राप्त हुआ, प्लस कॉपर मिलता है। ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं, इन्हें याद करने का प्रयास करें। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, जो कि विस्थापन अभिक्रिया से मिलती जुलती है। विस्थापन अभिक्रिया में हमने पढ़ा कि दोनों तरफ दो मिलेंगे, इसमें भी दोनों तरफ दो मिलेंगे, लेकिन विस्थापन में हमने देखा कि एक तत्व होता है, एक विलयन होता है, लेकिन इस अभिक्रिया में दोनों ही विलयन होंगे। जैसे कि अभिक्रिया करते हैं Na2SO4+BaCl2, दोनों के बीच अभिक्रिया होने पर BaSO4+2NaCl प्राप्त होता है। काफ़ी अच्छी अभिक्रिया है, बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। लेफ्ट साइड का अभिकारक दे दिया जाएगा, राइट साइड को आपको पूरा करना होगा। इसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें बेरियम और सल्फेट आयनों का आदान प्रदान हुआ इस अभिक्रिया में, और हमें अवक्षेप प्राप्त होता है इस अभिक्रिया में। इसी वजह से अवक्षेपण अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। जिस तरह से संयोजन को उष्माक्षेपी कहा जाता है, विघटन को उष्माशोषी कहा जाता है, इसी तरह से द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसके लिए ये अभिक्रिया याद करें, ये एक ही अभिक्रिया दी गई है। आगे हमारी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया आती है उपचयन और अपचयन। कंबाइंड रूप में अगर इसको देखें तो इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कह दिया जाता है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ एक ही अभिक्रिया में हो जाता है, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन और अपचयन अलग अलग अभिक्रिया हैं, लेकिन यदि दोनों अभिक्रियाएं एक इकट्ठी आ जाए तो हम कहेंगे कि वो रेडॉक्स है। 2Cu+O2, ये देखिए एग्जाम्पल, कॉपर को यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो 2Cu अथवा कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑक्सीजन कॉपर के साथ योग कर लेती है। तांबे का तार होता है, उसको कॉपर बोलते हैं। यदि उसको गर्म करके देखिए, तांबे के तार का रंग कैसा होता है? उसका रंग परिवर्तन हो जाता है। जब उसको गर्म करते हैं तो वो काले रंग का हो जाता है। अब काले रंग का वो हो गया है तो उसी काले रंग के तांबे तार को कॉपर ऑक्साइड कहा जाता है, CuO उसका सूत्र है। तो इसमें देखिए 2Cu+O2, ऑक्सीजन जो है वो शुरुआत में अलग है और बाद में जुड़ गई है। तो ऐसी विक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ऐसी विक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है और हाइड्रोजन हट जाती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि अपचयन इसका उल्टा है। अपचयन में क्या होगा? नीचे वाली विक्रिया देखिए, CuO+H2, Cu+H2O। देखिए Cu के साथ O है और वो बाद में हट गई है, और हटने के पश्चात क्या हुआ? Cu+H2O हमें प्राप्त होता है।
तो Cu+H2O प्राप्त हुआ। इसके साथ जो अभिक्रिया थी वो हट गई है, और हटने पर ही इसके साथ जो ऑक्सीजन थी वो हट गई है। इसी वजह से इसको अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। तो अपचयन अभिक्रिया आपको पता लगा कि ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाती है। आगे देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया की इकट्ठी एक अभिक्रिया दी गई है CuO+H2। आप और दोनों अभिक्रिया इसमें साथ साथ होती है, उपचयन भी और अपचयन भी दिखाई गई है। उपचयन देखिए, H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, और जबकि CuO से ऑक्सीजन हट गई है, Cu+H2O। अभिक्रिया वही है जो ऊपर हमने किया था तांबे के तार को गर्म, और उससे कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ, वो काले रंग का हो गया। यदि उसी तार के ऊपर से हाइड्रोजन या उसी तार में से हाइड्रोजन गुजारी जाए, उसको हाइड्रोजन के संपर्क में ला दिया जाए, तो हमें Cu+H2 अथवा वापस कॉपर प्राप्त हो जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण है। ZnO+C के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, Zn+CO हो गया, ये उपचयन अभिक्रिया है। MnO2+4HCl MnCl2+2H2O+Cl2 प्राप्त होता है। MnO2 देखिए, इसमें ऑक्सीजन जो है वो हट गई है मैग्नीज से, ये उपचयित हो गया है, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, ये अपचयित हो गया है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए रेडॉक्स अभिक्रिया के और उनको समझा। अब हम पढ़ेंगे अपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव दिखाई देता है। रेडॉक्स अभिक्रियाएँ हैं, ये हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हैं। सारी की सारी अभिक्रियाएँ जितनी भी हमने पढ़ी हैं वो सारी हमारे जीवन से, डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं। संक्षारण क्या होता है? आपने उसे देखा होगा कि लोहे की बनी हुई वस्तुएं होती, चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे कलर की परत चढ़ जाती है। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे को जंग लगना कहा जाता है। कुछ अन्य धातुओं पर भी ऐसा परिवर्तन होता है, जैसे चांदी काले रंग की हो जाती है, तांबे पर हरी परत देखी जा सकती है। ये सब होता है अम्ल आर्द्रता और अक्षारकों और नाइट्रेटों की, हाइड्राइडों की उपस्थिति की वजह से। जब हम धातुएं जैसे चांदी, सोने को छोड़ करके चांदी है, कॉपर और लोहा, इनको जब वायु की उपस्थिति में छोड़ देते हैं, नमी और वायु की उपस्थिति में, तो इनकी ऊपरी परत में परिवर्तन आ जाता है, ऊपरी परत धुंधली हो जाती है। इसे ही संक्षारण कहा जाता है। संक्षारण का मतलब है कि किसी धातु की ऊपरी परत पर अन्य चीज़ों का, जैसे अम्ल, अक्षारक और आर्द्रता के संपर्क में आने पर उसकी परत का धुंधला पड़ जाना। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत जम जाती है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत ज़्यादा क्षति होती है। इसलिए हर साल इन पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है। लोहे के बड़े बड़े पुल होते हैं, पूरे के पूरे ख़राब हो जाते हैं, और उनको परिवर्तन करना, पेंट करना पड़ता है, या फिर उनको किसी न किसी माध्यम से सुरक्षित रखने का तरीका यूज़ किया जाता है। तो लोहे की चीज़ों से में सबसे ज़्यादा जंग लगता है। एक ऐसी धातु है जिसमें जंग भी लगता है, जिसका संक्षारण होता है, लेकिन वो उसके लिए फ़ायदे के लिए होता है, उसको नुकसान नहीं करता। ऐसी कौन सी धातु है? उस धातु का नाम है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपने देखा होगा, उसके ऊपर सफ़ेद कलर होता है, और सफ़ेद कलर की परत वायु और नमी की उपस्थिति में उसके ऊपर जम जाती है। वो जो परत होती है ऊपरी परत को गला देती है, लेकिन अंदर की परतों को सुरक्षित रखती है। इसी वजह से एल्यूमिनियम के वायर प्रयोग किए जाते हैं। बिजली के तारों में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग एल्यूमिनियम किया जाता है। लेकिन अगर यही परत लोहे में आ जाए, ऊपरी परत पर ऐसा हो जाए, जंग लग जाए लोहे को, तो ये अंदर की परतों को भी गला देता है। लोहे में ऐसा नहीं होता, अन्य धातुओं में नहीं होता, एल्यूमिनियम को छोड़ के। अब हम पढ़ने वाले विकृत गंधीयता के बारे में। विकृत गंधीयता क्या होती है? वसायुक्त तैलीय पदार्थ आपने देखे होंगे, पकोड़े, चिप्स के पैकेट होते हैं, ये
यदि वायु और नमी युक्त वातावरण में खुले छोड़ दिए जाएं तो इनका स्वाद और टेस्ट जो है वो टेस्ट और गंध स्मेल जो होती है वो बदल जाती है या परिवर्तन आ जाता है, विकृत गंदी हो जाती है। विकृत का मतलब होता है खराब है, और गंदी का मतलब होता है जिसकी स्मेल खराब हो जाती है, विकृत गंदी। तो विकृत गंधीता जो शब्द है वो वसायुक्त पदार्थों की स्मेल में परिवर्तन आने की वजह से रखा गया है। जैसे पकोड़े होते या फिर चिप्स होते हैं, वर्षा के मौसम में खुले रख दिया जाए मौसम में, तो एक दिन के अंदर इनमें परिवर्तन आ जाएगा, और इनको खाने का प्रयास करेंगे तो इनका टेस्ट अलग महसूस होगा और इनकी स्मेल भी अलग हो जाएगी, ये ख़राब हो जाएंगे। इसी वजह से इनको जब पैक किया जाता है, चिप्स को पैक किया जाता है या फिर किसी अन्य तैलीय पदार्थ को पैक किया जाता है, तो उनको पैकेटों में पैक करने के लिए एक प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग किया जाता है जो इनको सुरक्षित रखता है। उस प्रतिऑक्सीकारक का नाम है नाइट्रोजन। ज़्यादातर जैसे चिप्स के पैकेट फुले हुए होते हैं उनमें हवा भरी होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है जो उनको सुरक्षित रखती है, ये एक प्रतिऑक्सीकारक का काम करती है। आइए कुछ प्रश्न करते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? भाई सीधा सा क्वेश्चन है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोते हैं तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। अभिक्रिया कैसे होती है? Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu, जिसकी वजह से उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। हम इसमें सीधा से कह सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया के कारण ऐसा होता है, इस वजह से उसका रंग बदल गया है। एक एग्जाम्पल दीजिए, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्वि विस्थापन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण दीजिए। अगर आपने लेसन ध्यान से पढ़ा हो तो उसी के नीचे एक और अभिक्रिया दी गई है जो द्वि विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, उसमें दिया गया है। अगर वहाँ नहीं है तो आप इसको कहीं और से उठा सकते हैं, एग्जाम्पल को गूगल से सर्च कर सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं। निम्न अभिक्रियाओं में अपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। देखिए 4Na+O2 है, इसमें हमें क्या प्राप्त हुआ? 2Na2O प्राप्त हुआ है। 2Na2, अब इसमें देखिए ये कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीजन जुड़ गई है तो इसलिए उपचयित अभिक्रिया है। नीचे वाली अभिक्रिया देखिए, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई है, इसलिए हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन उपचयित हुआ है, और कैल्शियम ऑक्साइड CuO अपचयित हो गया है दूसरे में। और ऊपर वाले में उपचयित कौन हुआ? सोडियम, यानी जो Na है 4Na ये उपचयित हुआ उसमें। हमेशा याद रखिए, उपचयित और अपचयित पदार्थों के बारे में यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो लेफ्ट साइड के पदार्थ ही उपचयित और अपचयित होते हैं, राइट साइड के मत उठाइएगा। जैसे लेफ्ट साइड में हमारा सोडियम था पहली अभिक्रिया में Na, तो यही उपचयित हुआ है, और दूसरी अभिक्रिया में उपचयित हुआ हाइड्रोजन और अपचयित हुआ CuO। अच्छा, उपचयित और अपचयित को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन जो होती है जिसमें जो पदार्थ ऑक्सीडाइज हो जाए, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए, और रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस होना अथवा घटना, जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाए उसे। आपने क्या सीखा में कुछ महत्वपूर्ण सब लाइनें दी गई हैं जो कि लेसन से संबंधित हैं, इसको आप रीड करेंगे। ये संक्षिप्त विवरण है कि आपने क्या क्या अध्ययन किया लेसन में। अब हम करेंगे अभ्यास। नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखिए अभिक्रिया में 2PbO + कार्बन और लेड ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है कार्बन, 2Pb + CO2 प्राप्त होता है। पहला आंसर है सीसा अपचयित हो रहा है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। कार्बन अपचयित हो रहा है। डी ऑप्शन है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अब इनमें से चूज करना हमें कौन सा सही है? A और B सही है, A और C सही है, या A B C तीनों सही है, या सभी के सभी सही है? अब देखते 2PbO, इसमें से ऑक्सीजन निकल करके
कार्बन के साथ जुड़ जाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया है। 2 PbO जो है वो अपचयित हुआ है, लेड ऑक्साइड अपचयित हुआ है। अब इस लाइन को ढूंढिए कहाँ पर है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन सही हो गया। फिर कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, CO2 में बदल गया कार्बन। कार्बन उपचयित हो रहा है, इस ऑप्शन को ढूंढिए, सी है, ये भी सही है। ए और बी को देखिए, सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा है राइट साइड में 2 Pb, और राइट साइड में पहले ही मना किया था मैंने कि राइट साइड की किसी भी चीज़ को मत उठाइए, राइट साइड में कोई अपचयित और उपचयित नहीं होगा। तो सी और डी अगर देखें तो सी और डी हमारा ऑप्शन आएगा इसका। इसमें जो ए और बी ऑप्शन दिए गए हैं, ए और सी ऑप्शन दिए गए हैं, ABC ऑप्शन दिए हैं, सभी ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से केवल सी और डी आएगा, जो ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। तो इसको करेक्ट करें। 2FeO3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए इसमें विस्थापन अभिक्रिया हुई है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया की पहचान बताई थी, एक विलयन हो या यौगिक होगा और एक तत्व होगा। 2Al इसके साथ अभिक्रिया करता, विस्थापित कर देता है, हटा देता है, एक तत्व दूसरे तत्व को हटाएगा उसके स्थान से। तो डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, लोह चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? भाई हाइड्रोजन गैस निकलती है और आयरन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था HCl, और लोह चूर्ण जब इस पर डालते हैं तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, ए ऑप्शन आएगा। उसके बाद है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम कहते हैं कि दोनों साइड में परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि परमाणु न तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता, न इसको बनाया जा सकता, किसी अभिक्रिया के दौरान ये संरक्षित रहता है। इसलिए संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। 5वां क्वेश्चन है, संतुलित कीजिए अभिक्रियाओं को, इनको संतुलित करने का प्रयास कीजिएगा। 6वां क्वेश्चन है, इनको भी संतुलित कीजिए। 7वां क्वेश्चन है, शब्द समीकरण दिए गए हैं, इनको अभिक्रिया में परिवर्तित कीजिए। 8वें में भी यही है। 9वां क्वेश्चन आप ये देखिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, 99% इसके चांसेस रहते हैं आने के। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या रहता है? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी एक दूसरे की उल्टी है। ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा निकलती है, जबकि ऊष्माशोषी में ऊर्जा देनी पड़ती है। उदाहरण दीजिए, जैसे हमने कंपोस्ट खाद ली थी और श्वसन अभिक्रिया ली थी, भोजन किसका पाचन किस तरह से होता है, ये दोनों ऊष्माक्षेपी हैं। ऊष्माशोषी जिसमें हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, ऊष्मा देनी पड़ती है, किसी वस्तु को जलाने के लिए ऊष्मा देनी पड़े तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करें। सॉल्यूशन है वो उसको आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, नहीं तो आप बुक से इसको याद कर सकते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, ये लेसन से उठा सकते हैं आप, इसका आंसर लेसन में दिया गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 9वां और 10वां दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, याद करने वाले क्वेश्चन। इनको याद कीजिए और याद करने पर आपको हो सकता है इसके मार्क्स मिल जाए, एग्ज़ाम में आ जाए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के आगे जितने भी क्वेश्चन हैं 20 तक, ये सब के सब इम्पोर्टेंट है और आसान भी हैं, इनको याद करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है। उन वियोजन अभिक्रियाओं वाले एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ये लेसन के अंदर है और तीनों तरह की अभिक्रिया उसमें दिखाई गई हैं। वियोजन अभिक्रिया के लिए इन 3 अभिक्रिया हमें उठानी है। एक ऊष्मा
ऐसी विक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में होती है, ऐसी विक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं और विद्युत की उपस्थिति में होती हैं। 3 अभिक्रिया दी गई हैं। ऊष्मा वाली अभिक्रिया आपने देखी होगी, प्रकाश वाली भी सिल्वर ब्रोमाइड वाली अभिक्रिया थी, और से विद्युत वाली जो थी वो अभिक्रिया वो जल वाली अभिक्रिया थी। जल का अपघटन, विस्थापन, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताइए, समीकरण देखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस अभिक्रिया, इसके लिए अभिक्रिया लिखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? 16वां क्वेश्चन अपचयन और उपचयन की डेफिनेशन देनी है और इनका एक एक एग्जाम्पल देना है। ये इसमें लेसन में से उठा सकते हैं इस क्वेश्चन को। अवक्षेपण वाला भी लेसन के अंदर है। एक भूरे रंग का चमकदार एक्स तत्व है, ये हम कर चुके हैं, पहले आया था। लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है। पेंट क्यों किया जाता है लोहे की वस्तुओं को? स्पष्ट है, जंग से बचाने के लिए। 19वां क्वेश्चन है, तेल वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन प्रभावित क्यों किया जाता है? भाई उनको ख़राब होने से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। बिल्कुल आसानी क्वेश्चन है ये। 20वां क्वेश्चन है, संसारण और विकृत गंधिता दोनों शब्दों का उल्लेख कीजिए। संसारण क्या होता है पता ही है। लेसन के बिल्कुल लास्ट में दोनों का पूरा वर्णन दिया गया है, वहाँ से आप इसको उठा सकते हैं। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज थी।